चलिए अगला चैप्टर देखिए, 8वां चैप्टर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं। हमारी दैनिक गतिविधियां इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों को शामिल करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। वाहित मल उपचार के दौरान विभिन्न गैसें उत्सर्जित होती है जिनमें शामिल होती है। तो हम देखेंगे पहला वाला ऑप्शन इसका मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये एक और ऑब्जेक्टिव इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर के जलने से या गंधक के दहन से उत्पन्न होती है ना। वाहित मल किसे कहा जाता है? इंग्लिश में इसको सीवेज कहा जाता है। घर से निकला हुआ कूड़ा करकट, गटर का पानी जिसमें मल मूत्र भी शामिल होते हैं, उसको सीवेज या वाहित मल कहा जाता है। बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के गंदे जल को बड़े बड़े कृत्रिम तालाबों में इकट्ठा करते हैं। वहां उसमें से ठोस अशुद्धियों को साफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और पानी को उपचार के बाद में वापस जल स्रोतों में मिला दिया जाता है। और छोटे जो शहर होते हैं वहां पर इस प्रकार की प्यूरिफिकेशन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, तो सारी गंदगी को ऐसा के ऐसा नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण हम देख रहे हैं हमारी नदियां प्रदूषित हो रही है। तो ध्यान रखना अपने को ऑब्जेक्टिव इसका। दूसरा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु कौन सा है? वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है, अर्थात वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे पौधे को उपलब्ध करवा रहा है, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। एक तो अपन जानते हैं जड़ों में पाया जाता है, राइजोबियम उसको बोलते हैं, राइजोबियम। और दूसरा अपन देख रहे हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? एजोटोबैक्टर। ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पौधे को उपलब्ध कराता है। आगे हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिर करता जीव नहीं है? ये 4 पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं। एनाबेना दिया हुआ है, एजोटोबैक्टर दिया हुआ है, नॉस्टॉक दिया हुआ है और स्यूडोमोनास दिया हुआ है। ये वो जीव है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकृत नहीं करता है। कौन? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्यूडोमोनास। बाकी ये तीनों एनाबेना, एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक, ये सब पौधों में पाए जाते हैं सहजीवी रूपों में, सहजीवी, और ये नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं पौधों को। निम्न में से कौन सा एल्कोहल का उत्पादन करता है? ध्यान रखना है अपने को। सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी यह वह बैक्टीरिया है जिसका प्रयोग औद्योगिक स्तर पर एल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है। एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अगला हम देख रहे हैं, अपशिष्ट जल की बीओडी निम्नलिखित में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है? तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बीओडी का फुल फॉर्म है। और बीओडी होती क्या है? जब पानी में कार्बनिक पदार्थ रहते हैं तो उनका ऑक्सीकरण करके पानी को साधारण बनाने का कार्य करती है। तो कार्बनिक पदार्थ अगर पानी में कम रहेंगे तो बीओडी कम रहेगी, और कार्बनिक पदार्थ अगर ज्यादा रहेंगे तो बीओडी ज्यादा रहेगी। तो अपन देख लेंगे यहां पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कुल कार्बनिक पदार्थ। बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जा सकती है? कुल कार्बनिक पदार्थ के आधार पर जानी जा सकती है। जैसा अभी मैंने आपको बतलाया, अगर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा तो बीओडी ज्यादा रहेगी, ज्यादा ऑक्सीजन उसके प्यूरिफिकेशन में काम में आएगी। और हम देखेंगे कि अगर साफ पानी है, कार्बनिक अपद्रव्य उसमें कम मात्रा में है, तो हम देखेंगे कि यहां पर कम बीओडी इसकी प्रदर्शित होगी। अगला देखिए, फलों के रस को साफ करने में प्रयुक्त पदार्थ, फलों का रस,
फलों के रस को साफ करने में। अब अभी अपने को पता नहीं है कि फलों के रस को साफ करने में, जैसा आपको मैंने 1-2 दिन पहले बतलाया था, टोमेटो केचप की बोतल में टोमेटो नहीं होता है ना, केमिकल्स होते हैं। सभी के लिए जरूरी नहीं है, जो छोटी और हल्की कंपनियां हैं वो। तो हम देखते हैं कई कंपनियां फलों के रस को साफ करके उसकी डब्बा पैकिंग करती है। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल लें, एक मार्केट में पाउच आता है, उसको बोलते हैं फ्रूटी। क्या बोलते हैं उसमें? संतरे का रस है, काय का? मैंगो का, आम का रस है। लेकिन घर पे अपन बनाते हैं आम का रस, वो तो गाढ़ा होता है, उसमें तो पानी जैसा पतला है। पतला करने का, उसमें से गाढ़ा पदार्थ हटा दिया। किसने हटा दिया? पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइमों ने। इन एंजाइमों ने उन फलों के रस से गाढ़े पदार्थों को क्या कर दिया? हटा दिया, और उनको एकदम लिक्विफाइड कर दिया, पतला कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, फलों के रसों को साफ करना, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? पक्का नाम ध्यान रखना है, लैक्टोबैसिलस। दूध को फाड़ने का काम भी यही करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पेनिसिलिन कल अपन ने देखा था, पेनिसिलियम नोटेटम, पूरा नाम लिख लेना, यहाँ अधूरा नाम दिया हुआ है, यहाँ केवल पेनिसिलियम दिया हुआ है। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में एस्परजिलस नाइजर कवक का प्रयोग किया जाता है। एस्परजिलस नाइजर क्या बनाएगा? ये सिट्रिक अम्ल बनाएगा। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रेसी में। किसमें पाया जाता है? सिट्रेसी कुल के पौधों में। सिट्रेसी कुल में कौन आता है? नींबू आता है, ऑरेंज आती है। तो ये जो नकली जूस बनता है, किससे बनता है? ये केवल सिट्रिक अम्ल से बनता है। जितने भी मार्केट में अपन देखते हैं शरबत के नाम पर सस्ते उत्पाद आते हैं, उनमें सिट्रिक अम्ल भरा हुआ होता है। फिर एंजाइम का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये क्लॉट बस्टर के रूप में किया जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव तो कोई पढ़ लेता है, पढ़ने में क्या है, लेकिन पता भी तो चलना चाहिए क्या चीज है ये। तो क्या देख रहे अपन? क्लॉट बस्टर नाम है इसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? स्ट्रेप्टोकाइनेज। बेटे जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है, डॉक्टर उनको स्ट्रेप्टोकाइनेज का तत्काल इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन 10,000 रुपए का आता है, सीधा हार्ट में लगाया जाता है, हाथ पैर में नहीं लगता। कहां लगता है? सीधा हार्ट में लगाया जाता है। एंजाइम कौन सा उसमें? स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या करेगा वो हम देख रहे हैं कि ये जो क्लॉट बन गया है, थक्का बन गया है, उस थक्के को घोलने का काम करेगा, ताकि ब्लड की सप्लाई वापस से चालू हो और हार्ट की दीवारों को ब्लड सप्लाई हो सके। तो क्लॉट बस्टर, समझ जाओ, क्लॉट यानी कि क्या? रक्त का थक्का। कहां पर बनता है? कोरोनरी आर्टरी में। और कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट पूरी बॉडी में पंप करता है ब्लड को, तो उसको खुद को भी ब्लड चाहिए होता है। अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो हड़ताल कर देगा। उसी हड़ताल को अपन बोलेंगे हार्ट अटैक आना, है ना। तो जिन लोगों को अटैक आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उनको क्लॉट बस्टर के रूप में स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन का प्रयोग करता है। एंजाइम है ये, जो हम देखते हैं कि क्लॉट को तत्काल घोल देता है। लाइन क्लियर हो गई तो वापस से ब्लड की सप्लाई चालू हो सकती है। अगला है, पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक है सिंगल सेल प्रोटीन, ACP। दोनों नाम ध्यान रखना है। जीव नियंत्रण में प्रयुक्त अधिकांश बेक्यूलोवायरस वंश, नाम ध्यान रखना अपने को, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से संबंधित होते हैं। जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु को जीवाणु भोजी कहते हैं। हम जानते हैं गंगा के जल में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए गंगा का जल पड़े रहने पर भी लंबे समय तक खराब नहीं होता, बदबू नहीं मारता। बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। 11th की क्लास में आपने पढ़ा था पूरा चित्र बना करके, इसका हेक्सागोनल होते हैं ये। चलिए सत्य असत्य अपन देखते हैं इस चैप्टर के। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव भोजन की गुणवत्ता को खराब करते हैं, गलत है। सब खराब नहीं करते, कुछ अच्छा भी करते हैं, बढ़ाते भी है, भोजन प्रोवाइड भी करते हैं। पादपों के मूल पारितंत्र की कवक ट्राइकोडर्मा
अनेक पादप रोगाणुओं की जैव नियंत्रककारी है। सत्य सेंटेंस है ये। जैव नियंत्रककारी यानी अन्य जीवों को नष्ट कर देती है। धान के खेत में माइकोराइजा प्रमुख जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। गलत है, इसमें माइकोराइजा का धान के खेत में काम नहीं होता है। मेथेनोजन गोवंश के संयुक्त आमाशय में भी पाए जाते हैं। सत्य है, क्योंकि ये बायोगैस बनाने का कार्य करते हैं, है ना, मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं। वाहित मल को नदी में विसर्जित करने पर जल की बीओडी कम हो जाती है? नहीं, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करने में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। कवकों का प्रयोग राफ्यू काट चीज बनाने में होता है। सत्य है। आगे प्रश्न भी आएगा इस चीज से रिलेटेड। चलिए आगे अब मेज पेयर अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहला वाला तो फिर से हमारे सामने रिपीट होकर के आ गया। अभी अपने ऊपर स्विस चीज देखा था हमने, तो ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनी क्या काम में आता है? ये स्विस चीज बनाने में। स्विस चीज की क्या विशेषता होती है? ये बैक्टीरिया बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो बबल्स बहुत सारे बनते हैं, और बबल्स बहुत सारे बनते हैं तो वो ठोस नहीं बनता, पोसरा बनता है, छिद्रित बनता है ना। ये ऑब्जेक्टिव अभी अपन ने पढ़ा था, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। मैंने आपको बतलाया था कि यह दो पॉइंट ऊपर अपन ने इसको देखा था एल्कोहल उत्पादन में। कहां देखा था इसको? और यहां अपन देख रहे हैं कि ये बेकर्स यीस्ट के रूप में कार्य कर रहा है। बेकर्स यीस्ट, यीस्ट यानी कि खमीर। हम जानते हैं ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, इसके लिए मैदे को उठाया जाता है, किण्वन किया जाता है, तो ये किण्वन करने का काम करता है। फिर पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक पदार्थ है, जो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है ना। फिर अगला देख रहे हैं हम एजोस्पाइरम। यह एक प्रकार का नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया होता है। अगला पॉइंट है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। इससे साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होती है। क्लास्ट्रीडियम प्रजाति, ध्यान रखना ये फूड विषाक्तता के लिए जिम्मेदार है, इनसे पॉइजनिंग होती है क्लास्ट्रीडियम प्रजाति से। तो हम देख रहे हैं ये ब्यूटायरिक अम्ल को प्रोड्यूस करती है। प्रैक्टिस करना पड़ेगी बेटे, इनकी प्रैक्टिस करोगे हो सकता है इनमें से कोई बन जाए। चलिए अब फिर से ये रिपीट हो रहा है यहां पर। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिससे साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निरोधक औषधि तथा स्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो दोनों के नाम दिए हुए हैं। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होती है और स्टेटिन यीस्ट से प्राप्त होती है, मोनोस्कस परफ्यूरिस से। अगला है किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम बताओ जिनसे एंटीबायोटिक प्राप्त होती। कोई भी बतला सकते हैं अपन। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसेनम, विभिन्न प्रकार के जो दिए हैं। पेनिसिलियम ग्रीसीफल्वन, जिससे ग्रीसियोफल्विन प्राप्त होती है। 11th में पढ़ी थी आपने कवकों से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पदार्थ, तो वहां पूरी टेबल बना करके वो दिए हुए थे। यहाँ दो नाम अपने को देखना है। एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम अपन जानते, बीटी कपास, बेसिलस थुरिंजिएसिस। तो बी और टी जीवाणु, बेसिलस थुरिंजिएसिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पर बनेगा इस बार। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, ये पहले वाला एक क्वेश्चन, किसी ऐसे संक्रमणकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, प्रियांश ऐसे अणु होते हैं जिनमें न तो डीएनए पाया जाता है न आरएनए पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैच पेयर में भी बन सकता है। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर बेकर्स यीस्ट, नाम इसका होता है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र क्यों बन जाते हैं? अभी हाल मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा वो छोड़ते हैं, है ना। तो स्विस पनीर को बनाने में प्रयुक्त जीवाणु प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो पनीर में यहां वहां फंसकर बड़े बड़े छिद्र बना देती है, खाली जगह बना दी, जिसको पोसरा बनता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण विधि को क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। पौधों में ऐसे सूक्ष्म जीव डाल दिए कि कोई कीट उनको खाएगा तो मर जाएगा, तो ये विधि क्या कहलाती है? जैविक नियंत्रण कहलाती है। हमने किसी प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया, फिर भी कीटों को हमने नियंत्रित कर दिया। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, ध्यान रखना है आपको।
चलिए, किस खाद्य पदार्थ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? तो अपन जानते हैं दही में लाभप्रद उपयोग है, पढ़ लेंगे आप। पेट के रोगों में हम देखते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है। दूध के पोषक मान में वृद्धि हो जाती है, विटामिन बी की मात्रा बढ़ा देता है ये। तो सीधा ध्यान रखना है, दूध से दही का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जाता है? यदि हाँ तो किस प्रकार से, बतलाइए। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग काहे में देखा है हम? ऊर्जा के प्रयोग के रूप में। हमारे भारत में पेट्रोल के साथ में एथेनॉल मिलाकर के बेचने की परमिशन सरकार ने दी हुई है। पेट्रोल के साथ में क्या मिला दिया जाता है? एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। क्यों? क्योंकि एथिल एल्कोहल अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है ना, शीरे से बनाया जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि वही वाला पॉइंट आ जाएगा अपना कि कौन सा सूक्ष्म जीव है। अभी हाल अपन ने औद्योगिक स्तर पर बेकर्स यीस्ट या एल्कोहल बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम पढ़ा था, जिसको अपन ने बोला था सेकेरोमाइसिस। तो हम देख रहे हैं कि आंसर हाँ हो जाएगा। मेथेनोबैक्टीरिया जो होते हैं, बायोगैस भी बना रहे हैं वो गोबर को सड़ा करके, और सेकेरोमाइसिस यीस्ट की जो प्रजाति है हम देख रहे हैं कि वो एल्कोहल का उत्पादन भी करते हैं। दोनों हो जाएंगे बेटे। ये यहाँ पर हम देखेंगे कि मिथेनोबैक्टीरिया भी हो जाएगा, और साथ ही हम देखेंगे कि सेकेरोमाइसिस प्रजाति का प्रयोग औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। अर्थात सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों का प्रयोग एनर्जी प्रोडक्शन में भी होता है। सिंपल प्रश्न, जनरल नॉलेज के बेटे। जैव उर्वरक किस प्रकार भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं? तो जैव उर्वरक, यानी कि ये उर्वरक नहीं, अभी कोई क्वेश्चन आया था आपको ऐसा, जैव उर्वरक और उर्वरक में अंतर, आप लोगों ने ठीक से उसको नहीं किया सॉल्व। तो जैव उर्वरक के रूप में कोई खाद वाद नहीं रहती है, यही रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव ही रहते हैं। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकर के रूप में सहजीवी राइजोबियम, मुक्त जीवी एजिटोबैक्टर, एजोस्पायरम, ब्लू ग्रीन एल्गिया, नील हरित शैवाल के रूप में एनाबीना, नास्टाक, ये धान के खेतों में ये पाई जाती है। एनाबीना और नास्टाक कहाँ में पाई जाती है? ये चावल के खेतों में, और उसको ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। माइकोराइजा फास्फोरस समृद्ध बनाती है, पौधों को फास्फोरस उपलब्ध करवाती है। जैव उर्वरक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर मृदा का गठन भी सुधारते हैं, जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं, यह पादपों को कुछ वृद्धि पदार्थों की आपूर्ति भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच अंतर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाहित मल अभी हाल मैंने आपको बताया था, घरों से निकला हुआ गंदा पानी जिसमें जीव जंतुओं का मलमूत्र भी शामिल होता है, उसको सीवेज कहा जाता है। और मैंने आपको क्या बताया, सीवेज को क्या करते हैं? बड़े शहरों में पाइप के द्वारा इकट्ठा करते हैं। कहाँ इकट्ठा करते हैं? तालाब में इकट्ठा करते हैं। उसको सेटलमेंट होने दिया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर का भारी जो पानी रहेगा उसको निथार करके दूसरे टैंक में डाल देंगे। ये कहलाएगा प्राथमिक ट्रीटमेंट। निथारने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यानी कोई उसमें हमने रासायनिक क्रिया वगैरह नहीं करवाई, और जब उसके अंदर दूसरे पदार्थों को डाल करके हम उपचारित करेंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? द्वितीय उपचार। जो उस पानी को अलग ले गए, उसको हमने ट्रीट किया, उसमें से विषाक्त विषैले प्रदूषक पदार्थों को दूर कर दिया, तो ये विधि क्या कहलाएगी? द्वितीयक उपचार। तो देखिए, प्राथमिक में यह भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें अशुद्धियों को छानकर निथार कर अलग किया जाता है, और बीओडी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इधर अपन देखते हैं, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ को पहले वायवीय और फिर अवायवीय अपघटन कराते हैं, यानी उनको नष्ट किया अपन ने। और यह बीओडी अगर करेंगे, द्वितीय उपचार अगर करेंगे, तो कार्बनिक पदार्थ है पानी में, बीओडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। चलिए आगे देखिए, वंश न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस द्वारा किसी पारिस्थितिक रूप से संवेदन क्षेत्र में निभाई जाने वाली भूमिका का वर्णन कीजिए। पॉलीहेड्रोवायरस, जिनका सिर बहुभुजी होता है। पॉली अपन जानते हैं ना, पॉलीमर, बहुलक, सिर पे कई किनारे होते हैं। जैसे अपन टीएमवी बनाते हैं, टीएमवी नहीं, बैक्टीरियोफेज बनाते हैं, तो ऊपर ऊपर अपन एक षटकोणीय आवरण बना देते हैं, तो क्या हो गया? पॉलीहेड्रोवायरस हो गया एक प्रकार का वो। तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस बैक्यूलोवायरसों का ऐसा वंश है जिसके सदस्यों का प्रयोग कीटों और अन्य आर्थ्रोपोडों के जीव नियंत्रण में किया जाता है। आर्थो यानी वही बात हो गई है,
कि अगर इससे ट्रीट कर दिया पौधे को तो दूसरे कीट उस पौधे की पत्तियों को खाएंगे, तने को खाएंगे तो ऑटोमेटिक मर जाएंगे, है ना। यानी जैविक नियंत्रण के काम में यह आ रहा है। आर्थ्रोपोडा के परजीवी इन विषाणुओं की समाकलित पीड़क प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रजाति विशिष्ट और संकीर्ण प्रभाव वाले होते हैं। इन विषाणुओं का किसी स्तनधारी पक्षी, मछली या अन्य जीवों पर कोई प्रभाव केवल आर्थ्रोपोडों को मारेगा। आर्थ्रोपोड यानी कि कीट, इंसेक्ट। सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम कौन करते हैं? आर्थ्रोपोड। जितने भी घून होते हैं, देखे ना अपन गेहूं में घून वगैरह लग जाते हैं, वो सब क्या है? आर्थ्रोपोड है। अगला देखिए, प्राथमिक बहिस्त्राव के द्वितीयक उपचार के दौरान बीओडी किस प्रकार कम हो जाती है? तो द्वितीयक उपचार में प्राथमिक बहिस्त्राव को एरेशन टैंक, वातन टैंकों में प्रवाहित किया जाता है। वातन टैंक बड़े बड़े टैंक है जिनमें नलियां लगी हुई है और वायु को अंदर प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में वायवी सूक्ष्म जीव, मुख्यतया जीवाणु, बहिस्त्राव के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। जल में कार्बनिक पदार्थों की कमी होने पर बीओडी भी कम हो जाती है। और ज्यादा रहेंगे, ज्यादा प्रदूषित जल है तो बीओडी ज्यादा रहेगी। हानिप्रद जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों के नियंत्रण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, जीवाणु के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें अपने को देखना है सूक्ष्म जीव किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स का निर्माण करते हैं, प्रतिजैविक पदार्थों का निर्माण, और ये प्रतिजैविक पदार्थ जो रहते हैं, एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं, ये विभिन्न प्रकार के रोगों में दवाई के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसी आधार पर देखिए बेटे, अनेक जीवाणु एक्टिनोमाइसिटीज कवक के अंतर्गत आता है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग जीवाणु जनित रोगों में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स वे पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इन्हीं की मदद से टीबी, टाइफाइड, हैजा, काली खांसी आदि का नियंत्रण सरल सहज हो गया। आज अपन जानते हैं कि बीमार होते तो डॉक्टर दवाइयां लिखते समय 2-4 एंटीबायोटिक लिख देता है ना। कौन? झोला छाप डॉक्टर, वो एंटीबायोटिक्स लिखता है, डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है वो। और कोई पढ़ा लिखा एमबीबीएस डॉक्टर है तो पहले वो साधारण गोली देगा, उससे ठीक हो गया तो बाद में क्या देगा? वो एंटीबायोटिक। क्योंकि एंटीबायोटिक का अगर मिसयूज कर लिया, गलत यूज कर लिया और एक बार शरीर के लिए वो कारगर साबित नहीं रही तो फिर जीवन भर हमारे शरीर में उससे लड़ने की एंटीबॉडी बन गई है, कोई ओरिजिनल में हमने उसका प्रयोग भी किया तो हमारे लिए कारगर साबित नहीं होगी, वो जीवाणु को हम उसे नहीं मार पाएंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आमाशय में प्रवेश पाए गए हानिकारक जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है और ऐसे मित्र जीवाणु हमारी स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं ताकि जो भी अन्य सूक्ष्म जीव आकर के आक्रमण करें उनको ये नष्ट कर सके। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आमाशय में हानिकारक जीवाणु से हमारी रक्षा करते हैं। अभी अपन ने देखा था कि लैक्टिक एसिड काय में पाया जाता है? दही में। काय में पाया जाता है लैक्टिक एसिड? दूध और दही में पाया जाता है। और अपन देखते हैं ना कि अगर किसी को पाचन संबंधी कोई बीमारी हो जाती है तो काय का उपयोग करता है? दही का प्रयोग करता है। तो हम देख रहे हैं कि लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है? इस प्रकार से जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है। देखो अगला क्वेश्चन घुमा करके दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जीवाणुओं के परजीवी विषाणुओं को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है लेकिन ये क्या करते हैं? ये जीवाणु को पैरासाइट के रूप में रखते हैं और उनको खा जाते हैं, है ना। तो ये डायग्राम है, पहले भी अपन ने बनाया हुआ था, सिंपल सा डायग्राम है। ये हेड है, हेक्सागोनल हेड है, फिर नेक है, नेक के नीचे कॉलर है, कॉलर के नीचे टेल है, टेल के नीचे नीचे बेस प्लेट है जिससे हम देख रहे हैं टेल फाइबर निकले हुए हैं और स्पाइक लगे हुए हैं। स्पाइक की सहायता से हम देखते हैं कि यह बैक्टीरिया के ऊपर चिपकता है और अपने डीएनए को उसके अंदर डाल करके गुणन की प्रक्रिया, मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया को चलाता है। जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? बीओडी। अभी हाल में देखा, कार्बनिक पदार्थ अगर जल में उपस्थित रहते हैं तो उनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता
होती है। इसी ऑक्सीजन की मात्रा को बायोलॉजिकल या जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा के जल को शुद्ध करना। गंगा के जल को शुद्ध करना। हम जानते हैं कि गंगा हमारे देश की एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई नदी है, जो हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड हिमालय से वो निकलती है और ज्यादा दूरी तय नहीं करती है, लेकिन इसमें आपको पहले बतलाया था मैंने, बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित पदार्थ छोड़े जाते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश के वे शहर है जहां पर नदी के किनारे बहुत सारे पशुवध गृह बने हुए हैं, स्लॉटर हाउस। वहां पर पशुओं का वध किया जाता है और चमड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो अपन देखते हैं ना, चमड़े का जैकेट है, चमड़े का बैग है, ये सब वही कंपनियां हमको अवेलेबल करवा रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पशुओं का वध करके उनका चमड़ा निकाल लेते हैं और उसके ब्लड को सीधा ऐसा का ऐसा गंगा नदी में बहा देते हैं। तो पानी क्या हो रहा है, वहां का प्रदूषित हो रहा है। दूसरी बात हम देखते हैं, चमड़ा तो उपयोग कर लिया, अब पशु के शरीर में चर्बी भी पाई जाती है। चर्बी को गर्म करके नकली शुद्ध घी बना दिया जाता है और डब्बों में पैक करके सस्ते भावों में बेच दिया जाता है। अपन जानते हैं शुद्ध घी बाजार में 700-800 रुपए किलो मिलता है। अगर कोई 300-400 रुपए किलो देगा तो बिल्कुल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो इस प्रकार के कई कारखाने कानपुर में गंगा नदी के किनारे बने हुए हैं। सरकार उनको नियंत्रित या कंट्रोल करने का कार्य कर रही है, लेकिन अपन जानते हैं कि सरकार को तो एक दिखता है, 50 पीछे बैठे हुए रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? पुलिस वाला एक गाड़ी रोकता है तो इतनी देर में 50 दूसरे निकल जाती है, नहीं निकल जाती है। तो हम देखते हैं यही काम है कि गवर्नमेंट किसी एक को जाकर के कंट्रोल करती है तो 50 कोई दूसरे खुल जाते हैं। तो इस प्रकार का जो घी है उसके ऊपर वो एक कोडिंग डाल देते हैं, वो लिख देते हैं पूजा के लिए घी, खाने के लिए नहीं। क्या बोल दिया उन्होंने? लेकिन ये कौन पढ़ता है आज के जमाने में? वो तो ये देखेगा व्यक्ति तो कि घी कितने में मिला, आधी कीमत में मिला, है ना। तो ये सब चीजें रोकने के लिए जो प्लान बनाया गया, उस प्लान का नाम है गंगा एक्शन प्लान। अब आप समझ गए, कहने का मतलब मुख्य तौर पर प्रदूषण कम करना। हम जानते हैं हमारे काका जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, जो भी स्वर्ग सिधारे, सबकी हड्डियां लेकर के लोग कहां पहुंच गए? हरिद्वार पहुंच गए, दिया गंगा जी में डालकर। तो हम देख रहे हैं ये सब क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। हमको ये लगता है कि अरे हमने हमारे पूर्वजों के अवशेषों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। हम ये नहीं जानते कि ये नदी यहां से जहां आगे जा रही है, गंगा एक्शन प्लान वालों ने बहुत बड़ा फिल्टर लगाया हुआ है। इस प्रकार की सब चीजों को पानी में से छान करके ट्रक भर के कहीं और अटाले जैसा भेज दिया है। तो ये गंगा में निरंतर रोज चलने वाली प्रक्रिया है। हम डाल करके खुश हो गए कि अरे स्वर्ग में यही जाएंगे, गंगा नदी में डाल दिया हमने। और वास्तव में क्या होगा, वहां से बह करके थोड़ी सी आगे जाएंगे, वहां फिल्टर लगे हुए नदी में बड़े बड़े, और वो इस प्रकार की चीजों को क्या करेंगे, ट्रक भराते जाते, लोड होकर के और जाते रहते हैं आगे। खाद बनाने के काम में, अन्य चीजों में इन चीजों का प्रयोग कर लिया जाता है। बोलते हैं ना अपन NPK खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फास्फोरस कहां से आया? हड्डियों से आया, है ना। तो पढ़ लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगली बार खाद की बोरी देखो तो ये मत सोचना कि उसके दादाजी आ गए थे। प्रक्रिया है बेटे, साइकिल है, चक्र है। पढ़े ना अपन, खनिजों के चक्र अपन देखते हैं, ऐसे ही तो होता है। जीव जंतु मरते हैं, मिट्टी में दबते हैं और मिट्टी से ही वापस नए पेड़ पौधे बनते हैं। साइकिल है, चक्र है बेटे। चलिए अगला देखिए, जीवाणुओं को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता किंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता। हालांकि इतना बड़ा प्रश्न आने के चांस कम बनते हैं, है ना, लेकिन फिर भी यदि आपको अपने घर से जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाना हो, सूक्ष्म जीव दर्शी की सहायता से इस नमूने में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति प्रदर्शित करना हो, तो किस प्रकार का नमूना आप अपने साथ लेकर के जाएंगे, उत्तर पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। दही लेकर के जाएंगे
और एक बूंद जहां माइक्रो अपन देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में रख करके, माइक्रोस्कोप में रख करके, तो उसमें कई जीवाणु हिलते डुलते हुए हमको साक्षात दिखाई देंगे। फिर हम सोचेंगे कि इसी दही की लस्सी बना करके पी जाते हैं शक्कर मिला करके, कितने हिल रहे हैं उसमें जीव, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। वाहित मल से आप क्या समझते हैं? समझ गए आप वाहित मल? सीवेज अंग्रेजी नाम भी यहां पर दिया हुआ है। क्या क्या पदार्थ हो सकते हैं? निलंबित ठोस हो सकते हैं, कोलाइडी पदार्थ हो सकते हैं, विलेय पदार्थ हो सकते हैं। हानिकारक प्रभाव नीचे दिए हुए हैं, बड़े इंपोर्टेंट हानिकारक है, अनेक प्रकार के रोग जनकों का स्रोत है। खुला सीवेज रोग वाहकों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। हम जानते हैं गटर के आसपास कई मक्खियां, उनके अंडे, लार्वा सब उत्पन्न होते हैं, है ना। फिर बिना उपचारित सीवेज को नदियों में छोड़ देने पर खतरनाक प्रकार का जल प्रदूषण होता है, क्योंकि जल में कार्बनिक पदार्थ बढ़ गए, और कार्बनिक पदार्थ बढ़ गए तो जल में उगने वाली वीड्स, खरपतवारों को उगाने में मदद करेंगे, जैसे जलकुंभी। हम जानते हैं शिप्रा नदी में बहुत सारे जलकुंभी के पौधे उगे हुए हैं। नदी दिखती ही नहीं है गर्मियों में, पूरा क्या दिखता है अपने को? हरा खेत जैसा दिखता है। तो वो सब क्या है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ी हुई है, पौधों को पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो वो इस प्रकार से वीड्स के रूप में, खरपतवार के रूप में उग जाते हैं। और सीवेज के रूप में जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन का अपव्यय होता है, खर्च हो जाता है जल। तो सिंपल प्रश्न है, पढ़िएगा आराम से, अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। नहीं पढ़ोगे तो लिखते नहीं बनेगी, पढ़ेंगे तो इसका आंसर हम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीवेज। निम्नलिखित को घटते क्रम में मानव कल्याण के प्रति उनके महत्व के अनुसार सेट करना है। बायोगैस दिया हुआ है, सिट्रिक अम्ल दिया हुआ है, पेनिसिलिन दिया हुआ है, दही दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा? पेनिसिलिन। फिर नंबर किसका आएगा? बायोगैस का, फिर दही का, और आखिरी में सिट्रिक एसिड का। चारों पॉइंट पढ़ लेना, इनके उपयोग दिए हुए हैं क्या क्या है। पेनिसिलिन में अपन देख रहे हैं प्रथम एंटीबायोटिक है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसी की सहायता से कई रोगियों की, घायलों की जान बचाई गई थी, और अनेक रोगों के उपचार में आज भी इसे ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है। ये ध्यान रखना, अपने को ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। द्वितीय स्थान पर बायोगैस को रखने का कारण यह है कि बायोगैस निर्माण में गोबर और फार्म अपशिष्ट, कूड़ा करकट, हरी पेड़ पौधों की शाखाएं, टहनियां, पत्तियों का कचरा, पशुओं का मलमूत्र, ये सब हम देखते हैं यहाँ पर उपयोग में आ जाता है। इससे प्रदूषण कम होता है, और कंडों के रूप में अगर जलाएंगे गोबर को तो धुआं भी करेगा, प्रदूषण भी करेगा, और गोबर गैस बना दी है तो हम जानते हैं कि बायोगैस बन जाएगी, जो धुएं रहित रूप में एलपीजी जैसी जलती है। ऊर्जा की समस्या का भी समाधान एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में यह प्रदान करती है। फिर तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं दही। तो दूध, दही, प्रोटीन, विटामिन, ध्यान रखना मेरे को, दही विटामिन B12 का स्रोत है ना। वसा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाओं का एक समृद्ध स्रोत और रुचिकर पोषक पदार्थ है। आखिरी हो जाता है सिट्रिक अम्ल, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लाया जाता है। प्रिजर्वेटिव यह खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है, खराब होने से बचाता है, तो ऐसे को हम खाद्य परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का प्रश्न दिया हुआ है। 4 अलग अलग नमूने हैं, अलग अलग स्थान से अपन ने A, B, C ले लिए हैं। सबकी बीओडी दी हुई है, एक की 20, एक की 8, एक की 400। तो हम समझ जाएंगे इसको देख करके, 20, 8 और 400। 400 वाला सबसे प्रदूषित पानी है, उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा है। फिर किसका नंबर आएगा? 20 का, और फिर किसका आएगा? 8 का आएगा। तो आखिर ये कहां से अपने को मिला? तो जो अलग अलग नीचे अपन बदला रहे हैं कि ये 400, तीसरा वाला पॉइंट किसका लगा है? 400 का। यानी कि वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? बहुत अधिक मात्रा में उसमें हम देख रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ है, यह सर्वाधिक प्रदूषित है। इसके बाद में अगर अपन 8 वाले को देखें तो ये ट्रीटमेंट कर दिया गया पानी है, सीवेज था उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या हो गई? अत्यंत कम हो गई, इसलिए उसकी बीओडी क्या हो गई?
सबसे कम हो गई है ना। उपचारित सीवेज हो गया एक प्रकार से ये, है ना। और फिर ऊपर वाला देख रहे हैं बीओडी कितनी दी हुई है, 20 मिलीग्राम पर लीटर। यह वाहित मल उपचार संयंत्र से निकला द्वितीयक बहिस्त्राव है, चूंकि यह उपचारित जल है अतः इसकी बीओडी बिना उपचारित जल से कम होगी। इसमें कम यानी ये ज्यादा वाला है और वो कम वाला है और ये उपचारित वाला है। तीनों चीजें समझ में आ जाइए। ये सबसे बेकार पानी सेटलमेंट कर दिया तो 20 वाला, और उसको और रिएक्शन करवा दी अपन ने, एरेटर वगैरह लगा दिया तो अपन देख रहे हैं वो 8 में कन्वर्ट हो गया है, जिसको फिर नदियों में प्रवाहित कर देंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, यही शायद अभी आप लोगों ने किया था एग्जाम में। खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर बतलाइए। खाद, गोबर की खाद होती है, हरी खाद होती है। हरी खाद, कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको किसान खेत में उगाता है और हल चला करके वापस खेत की मिट्टी में ही उसको मिला देता है, तो उस प्रकार की खाद को हम बोलते हैं हरी खाद। क्या बोलते हैं उसको? और जैव उर्वरक, जैव इसके अंतर्गत हम देखते हैं सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या आते हैं? जो मिट्टी की पोषकता को बढ़ाते हैं और पेड़ पौधे को अवेलेबल वो करवाते हैं। देख लीजिए खाद में, खाद मूल रूप से आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ है। इसकी बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, परिवहन आसान नहीं होता क्योंकि अधिक मात्रा है, और कार्बनिक पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया से बनते हैं। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आदि इसके उदाहरण है। वर्मी कंपोस्ट आपने देखा होगा, केचुआ जहां पे भी जमीन में जाता है वहां चाय की पत्ती जैसा एक ढेर बना देता है, तो उसकी विशेषता क्या है? वो मिट्टी को खाता रहता है और उसका उत्सर्जी पदार्थ है जो बाहर हम देख रहे हैं गोलियों के रूप में बाहर निकलता है, वो एक खाद के रूप में कार्य करता है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा वो। इधर अपन देख रहे हैं जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीवों का प्रतिनिधि हो रहा है, अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा बेटे, जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, बाजार में कार्बनिक खाद आती है, 1-1 किलो के पाउच आते इतने इतने से, बोलते इसको पानी में घोलना और छिड़क देना, तो वो इससे रिलेटेड है। दूसरी खाद लाएंगे, गोबर की खाद लाएंगे तो ट्राली भर के डालनी पड़ेगी, और ये केवल जो पाउच आता है काले कलर का एक पाउडर रहता है जिसको पानी में घोलता है किसान और खेत में डाल देता है। तो इस प्रकार के मटेरियल को हम बोल रहे हैं जैविक, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक हम देख रहे हैं कि जैविक क्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, स्त्रीकरण जीवाणु, ब्लू ग्रीन, शैवाल, ये सब उसमें उपस्थित रहते हैं, है ना। तो ये सिंपल और बढ़िया प्रश्न है, बिना मेहनत के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर अपन उर्वरक में अपने को वही रासायनिक खाद दिखाई देने लगती जो अपन लिख देते हैं, वो उर्वरक है। प्रश्न एक ये भी बनता है, खाद एवं उर्वरक में अंतर, तो उसमें उर्वरक यानी कौन से आ जाएंगे? यूरिया, डीएपी, उनकी बात अपन करेंगे, है ना। और ये क्या है? यहाँ उनकी बात अपने को नहीं करना है कि फैक्ट्री में बनता है, कम मात्रा में डालते हैं, पौधे जल जाते हैं, वो अपने को यहाँ पर नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो ये सीधे हमारे सामने ऐसे ही बन रहे हैं। बायोगैस में मेथेन गैस बन गई, और स्वीस चीज में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और हमने देखा तीसरे में डबल रोटी और ब्रेड बनाना है तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई खमीर के द्वारा, ईस्ट के द्वारा। तो ये सब क्या है? गैसें जो क्या हो रही है? उपापचय के द्वारा सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न गैसें हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में 3 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे ऊपर की चीजों को ध्यान में रखेंगे तो ये आसानी के साथ में हमको समझ में आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस, मोनोस्कस और ट्राइकोडर्मा द्वारा उत्पन्न जैव सक्रिय अणुओं और उनके औषधीय महत्व को बतलाइए। सूक्ष्म जीव हम देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस, औषधि स्ट्रेप्टोकाइनिन या स्ट्रेप्टोकाइनेज हम देख रहे हैं कि इससे औषधि है, और अभी अपन ने देखा था ब्लड के थक्के को घोलने का कार्य करती है, ब्लड क्लॉट को ये घोल देती है, ब्लड सर्कुलेशन को आसान बना देती है। फिर मोनोस्कस, स्टेटिन औषधि प्राप्त होती है, वही प्रश्न है जो ऊपर दिया हुआ था। क्या करेगा ये? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा।
क्या करेगा? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। कोलेस्ट्रॉल तेल, घी, वसा में पाए जाने वाला वह पदार्थ जो रक्त की नलियों के अंदर जमता है और रक्त की नलियों की गुहा को धीरे धीरे सकरा करता जाता है। जब ये रक्त की नलियों की गुहाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो फिर व्यक्ति को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, पहले पाइप चौड़ा था, रक्त आसानी से निकल रहा था, अच्छा घी ज्यादा खाया पिया, डालडा घी की जलेबी बहुत खाई, सड़े तेल के बने हुए समोसे कचौरी बहुत खाए, तो उससे क्या हुआ? अंदर कोलेस्ट्रॉल बन गया, है ना। कुरकुरे के 5-5 रुपए के पाउच लेके बहुत खाए, है ना। कभी पढ़ना उस कुरकुरे के पाउच के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है? मेड विथ पाम ऑयल। सोयाबीन ऑयल नहीं लिखा हुआ है उसके ऊपर, मूंगफली का तेल भी नहीं है, काय का है? पाम ऑयल, चीड़ का तेल। सबसे सस्ता मलेशिया से इंपोर्ट करती है सरकार 12 रुपए लीटर में, है ना। और सब कुरकुरे बनाने वाली, नमकीन बनाने वाले जो बड़ी दुकानें हैं वो तो सही तेल का प्रयोग करती है, लेकिन जो छोटे और सस्ते दुकानदार हैं, सब बिस्किट बनाने वाली कंपनियां सब पाम ऑयल डालती है। और पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक। जितने भी पाउच मार्केट में देख रहे हैं, चाहे चिप्स हो, कुरकुरे हो, वो सब काहे से बने हुए हैं? खाली टेस्ट, मसाले का हमको अच्छा लग रहा है, बाकी वो हमारी बॉडी में जहर जा रहा है ना। फिर भी पब्लिक उपयोग कर रही है क्योंकि सरकार 20-30% मिलावट को मिलावट मानती ही नहीं है, बहुत ही शुद्ध है। जो हमारे कानून है वो ऐसे ही 20-30% मिलावट को मिलावट नहीं मानती, है ना। तो हम देख रहे हैं बेटे, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को पहले तो खाली अटाले जैसी चीजें, फिर डॉक्टर के पास गए कि भैया नलियां हमारी सक्रिय हो गई, तो फिर डॉक्टर ये ऐसी दवाइयां देता है, स्टेटिन जैसी दवाइयां, ड्रग, और ये क्या काम करती है? फिर कोलेस्ट्रॉल को हटाने का कार्य करती है। लेकिन अपन जानते हैं कि एक बार जो बॉडी की कंडीशन बिगड़ जाती है, वो कितनी भी फिर अपन ट्रीटमेंट करवा लो उससे सही नहीं होती। खाली मन का विश्वास रहता है कि हाँ सुबह शाम पेशेंट गोली खा रहा है। तो ये चीजें बड़ी घातक होती है क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म बहुत दुष्प्रभाव सामने दिखलाई देता है। तीसरा है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होती है। कल मैंने आपको बतलाया था, अंग प्रत्यारोपण करते हैं तो व्यक्ति की इम्यूनिटी को रोका जाता है। इम्यूनिटी को, रात में चोर घर पे आ गया तो क्या करेंगे? उसको बिठा के खाना खिलाएंगे? नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी जाग जाएगी, हमारी डंडा मार के उसको भगाएंगे घर से। हमको नहीं पता है कि कौन है क्या नहीं है, लेकिन अपन जानते हैं कि बड़े शहरों में तो इस प्रकार से लोग गेस्ट रख लेते हैं घरों में, किराए के गेस्ट। अपने जैसे कमरे किराए पे देते हैं ना, वैसे पेइंग गेस्ट रख लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, मान लो पूना में गया नौकरी करने के लिए, एक कमरा किराए पे लेगा तो 30,000 रुपए का कमरा। कितने का? तो वहां के लोग क्या करते हैं, आ जाओ हमारे घर पर रह लेना, 20,000 दे देना, खाना पीना सब हमारे यहीं हो जाएगा तुम्हारा। तो उसको बोलते हैं पेइंग गेस्ट। तो अगर उस प्रकार के पेइंग गेस्ट क्या घर के दूसरे बच्चे का डंडा लेके भिड़ जाएंगे उसके ऊपर क्या? तो उनमें बच्चों में इतनी समझ आई कि नहीं आई कि ये पेइंग गेस्ट है, इसकी पिटाई तो बस ये दवाई दे दी, ये दवाई दे दी। तो ये दवाई क्या कर रही है? अंग प्रत्यारोपण के समय पर जो इम्यूनोस्प्रेसेंट औषधियां होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है कि जो बाहर का अंग आया उससे लड़ने ना लग जाए शरीर कहीं, तो ये वह दवाई है जो काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटे, पक्की याद करना है तीनों चीजों को, किसी न किसी रूप में ऑब्जेक्टिव वगैरह के रूप में तो काम में आएगी ही आएगी। ये बायोगैस संयंत्र का डायग्राम है। एक गड्ढा बनाते हैं जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं, ईंट वगैरह जोड़ देते हैं, ऊपर गैस होल्डर लगा हुआ रहता है, ढक्कन जिसको अपन बोले, एक मिलाने वाला टैंक रहता है, मिक्सिंग टैंक, इनलेट है ये, एक आउटलेट है जिससे स्लज या स्लरी, सड़ा हुआ गोबर बाहर निकल जाता है। इससे मिलाया और इससे बाहर हो गया। यहाँ गैस भरी हुई है बायोगैस, जिसको पाइप लगा करके हम उपयोग में कर सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में भी कर सकते हैं, जला करके। कुछ मेंटल आते हैं जिनको जलाते हैं तो गैस बत्ती जैसे जलते हैं
या खाना पकाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ग्रामीण एरिया में कई जगह पर लोग खेतों पे बनवा लेते हैं और उसका उपयोग वो करते हैं। ये जो ऊपर का डोम लगा हुआ है, गैस होल्डर जिसको बोलते हैं, तेल की टंकी वाले में देखो ये यहाँ से छोटा दिख रहा है, थोड़ा ये यहाँ से छोटा दिख रहा है ये। अगर इसमें गैस नहीं होगी तो ये नीचे दब जाएगा, गैस आएगी तो ये इसमें से निकल करके कहाँ जाएगा, बाहर। देख के पता चल जाएगा कि अंदर गैस इसमें है या नहीं है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ रहा है सिंगल सेल प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन, मृदा की टिप्पणी तो कम चांस है, सिंगल सेल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल सेल प्रोटीन या एकल कोशिका प्रोटीन मुख्यतः सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से प्राप्त जीव भाग जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज जैसे पोषक पदार्थों का समृद्ध स्रोत है, एकल कोशिका प्रोटीन कहलाते हैं। क्या देख रहे हैं अपन? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से प्राप्त जीव भाग, पूरे के पूरे ही, पूरे के पूरे ही। अपन जानते हैं ना, यीस्ट या खमीर को डाला मैदे में, जलेबी बना के खा गए। खमीर की क्या की, जलेबी बनाई, खा गए। क्या है उसमें? बैक्टीरिया। हिलते डुलते दिखेंगे वो भी अपने को, बढ़िया तला, घी में उसको शक्कर मिलाई, मीठा है तो हर चीज खाने की रहती, मीठा तो है ना, खा गए उसको भी अपन। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोटीन का स्रोत है। फिर आगे अपन देख रहे हैं मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस। ध्यान रखना, पहला सिंगल सेल प्रोटीन है मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस। फ्यूजेरियम कवक होता है ये, इससे कुआर्न नामक प्रोटीन प्राप्त होता है। आर्थोस्पोराइना मैक्सिमा जो बाजार में स्पाइरुलिना के नाम से बेचा जाता है। क्लोरेला एक कोशिकीय हरा शैवाल है। और खाद्य कवक मशरूम, मोरचेला या मोरकेला, कुछ भी बोल सकते हैं, आदि। मशरूम, तो मशरूम हम देख रहे हैं, मशरूम यानी कि छत्रक, कुकुरमुत्ता, आप लोगों ने देखा वो छतरी जैसे जो उग जाते हैं बारिश के दिनों में, है ना। तो इसकी आजकल कई वेराइटियां बना दी गई। कुछ पॉइजनस होते हैं, बाकी नॉन पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस अगर है तो बीमारी करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, और नॉन पॉइजनस अगर होते हैं तो इनकी खेती की जाती है। और ये जहां अपनी सब्जियां बिकती ना 50-100 रुपए किलो में, भाव ज्यादा होता है तो भी ये बिकते बेटा 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। तो लोग इनकी कमरों के अंदर खेती करते हैं, कमरों के अंदर ही खेती हो जाती है, इनके लिए रूम बनाए जाते हैं, बेड्स, और इनकी खेती होती है। और 5 स्टार जैसी बड़ी होटल में ये सब्जी के रूप में काम में लाए जाते हैं, है ना। अपन सोचे कि चलो 4 कुकुर मुत्ते उठा ले, सब्जी बना ले, पता चलेगा बीमार हो जाएंगे, है ना। तो पॉइजनस, नॉन पॉइजनस दोनों प्रकार के ये होते हैं। सूक्ष्म जीवों की मृदा में भूमिका। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। ध्यान रखना अपने को, क्या है ये? अपघटक, अपन ने देखा हुआ है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। इकोसिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के 3 घटक होते हैं, प्रोड्यूसर, दूसरा जो उसको यूज करता है कंज्यूमर, और तीसरा डीकंपोजर। तो ये डीकंपोजर के रूप में कार्य करते हैं, जटिल अणुओं को अपघटित करके सरल अणुओं में बदल देते हैं। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, नाइट्रिकारी बैक्टीरिया है, डी नाइट्री बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन चक्र में काम आते हैं। कुछ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कुछ पदार्थों को तोड़ करके नाइट्रोजन को वापस से मिट्टी में मुक्त करते हैं। माइकोराइजा हम देखते हैं मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने का कार्य करती है। कवक है एक प्रकार का ये भी। कई सूक्ष्म जीव रोगजनक भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरक तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है। यह किस प्रकार संपन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटे, व्याख्या कीजिए। ऐसे प्रश्न आए तो बेटे पेपर को कठिन बना देते हैं, पढ़ना पड़ते हैं। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैव उर्वरक या रासायनिक पीड़कनाशियों के स्थान पर जैव नियंत्रकों का प्रयोग किया जा सकता है। जैव उर्वरक तथा जैव नियंत्रक जैविक खेती का विभिन्न हिस्सा है।
और इनको हम इको फ्रेंडली समाधान के रूप में प्रकृति में उपयोग करते हैं। अब नीचे अपन ने पहला पॉइंट बना दिया जैव उर्वरक के रूप में। लेग्यूमिनोसी में अपन देखते हैं राइजोबियम रहता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। एजोस्पाइरेलम जीवाणु कुछ पौधों की जड़ों से विरल या ढीले रूप से समृद्ध रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जो एजिटोबैक्टर होता है वह मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरकारी बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना मैंने आपको बतलाया था धान के खेतों में ये पाए जाते हैं, और धान यानी चावल के खेत में, और उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ग्लोमस वंश की अनेक प्रकार की कवक माइकोराइजा बनाती है। सूक्ष्म जीवों का जैव नियंत्रण कारक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिलस थुरिंजिएसिस का प्रयोग किया जाता है। इनके जो स्पोर रहते हैं अनेक प्रकार के कीट लार्वाओं के नियंत्रण में काम में लाए जाते हैं। जीवाणु विष को कोड करने वाली क्राइजीन, ध्यान रखना अपने को, क्राइजीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अनेक प्रकार के फसली पौधों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनको पीड़क से रेजिस्टेंट बना दिया जाता है। यानी उनके ऊपर फिर ये जीवाणु अगर है बीटी वाला क्राइजीन अगर बन गई है तो बेसिलस थुरिंजिएसिस उसके ऊपर है। अगर दूसरा कोई चीज, दूसरा जीव उसको जाकर के खाएगा, भोजन के रूप में उपयोग करेगा, तो स्वतः मर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटी कपास वाला प्रश्न इसमें बनता है। कवक ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अनेक पादप रोगों के नियंत्रण में होता है। न्यूक्लियोपॉली हेड्रोवायरस वंश के वेक्यूलोवायरस अनेक कीट और आर्थ्रोपोड को नियंत्रित करने के काम में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है किसी प्राकृतिक जल स्रोत में छोड़ने से पहले किए जाने वाले वाहितमल उपचार का वर्णन। समझ गए आप, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। प्राथमिक में अपन उसको खाली फिल्टर कर रहे हैं, सेटलमेंट होने दे रहे हैं, और द्वितीयक में फिर ये पूरा उसका चित्र बना हुआ है। ये चित्र बनाने का तरीका देख लेना।